के साथ मिलती है और मीर जाफर को भी अब्दत किया जाता है, मीर जाफर को भी गद्दी चढ़ा दिया जाता है और बैठाया जाता है दोस्तों उसके दामाद मीर कासिम को दोस्तों। तो मीर कासिम बनता है बंगाल का अगला नवाब 1760 से 1763 के आसपास ये रूल करता है बंगाल पर। मैंने आपसे कहा था कि मीर कासिम दोस्तों ये वापस से अपनी खोया हुआ जो वापस पाना चाहता था, नवाबों की जो पहचान हुआ करती थी उसे वापस लेना चाहता था, लेकिन उसको काफी देर हो चुकी थी, काफी विवाद चल रहे थे अंग्रेजों के साथ में। मैंने बताया कि एक विवाद चल रहा था दस्तक को लेकर। दस्तक क्या था दोस्तों? दस्तक एक टाइप का पास हुआ करता था, ट्रेड पास, मतलब अगर दस्तक आपके पास है तो फिर आप कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं मुफ्त, मतलब बंगाल में कहीं पर व्यापार कीजिए मुफ्त करेंगे आप लोग, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अंग्रेज करते थे, अंग्रेज दस्तक का मिसयूज करते थे, वे क्या करते थे, वे इसे लोकल व्यापारियों को भी बांट देते थे जो पाकिस्तानी व्यापारी हैं, और इसी के चलते दोस्तों होता यह था कि राजस्व को नुकसान होता था, राज्य के रेवेन्यू स्टेट का उसे दोस्तों नुकसान होता था। अब इसके चलते अंग्रेजों और मीर कासिम में विवाद रहा। मीर कासिम ने हेल्प मांगी और नवाब से, सुजाउद्दौला से दोस्तों, और फिर इन दोनों ने हेल्प मांगी भारत के सम्राट से जो कि था उस समय शाह आलम थे दोस्तों। और इन सबके बीच में और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है बक्सर का 1764 में, और इस युद्ध में इनको हार मिलती है और इसी के परिणामस्वरूप एक संधि कराई जाती है अंग्रेजों के द्वारा, और वो थी इलाहाबाद की संधि या फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दोस्तों। और इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से दोस्तों होता यह है कि अंग्रेज जो है वो बंगाल की दीवानी अपने हाथ में लेते हैं, मतलब जो बंगाल के रेवेन्यू फाइनेंशियल जो मामले होंगे वो अब अंग्रेज डील करेंगे। और यही दोस्तों आप देखते हैं कि बंगाल पर द्वैत शासन शुरू होता है, डायरेक्ट शुरू होती है, क्योंकि एक तरफ नवाब के रूप में भारतीय है और एक तरफ दीवान के रूप में कौन बैठ गया है, अंग्रेज बैठ गया है। पूरी तरीके से नवाब क्यों नहीं चर्चा की थी दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज दोस्तों अगर एक शब्द में कहूं, अंग्रेज अपने आर्थिक लाभ से किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। अंग्रेज जो थे वो किसी भी प्रकार से अपने आर्थिक लाभ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। दिस इज द रीजन दैट उन्होंने क्यों बंगाल को पूरी तरीके से कैप्चर नहीं किया। खैर कर तो यही दोस्तों आपको पता है आप लोगों को कि नवाब कौन होगा, अंग्रेज बताएंगे, और छोटा बच्चा नजमुद्दौला कौन आएगा, नवाब की बात बताइए आप लोगों को। अब दोस्तों 1765 की संधि के बाद से होती है शुरू भारत की लूट। दोस्तों ये लूट चलती है 1765 से 1772 तक। इस लूट के दौरान दोस्तों अंग्रेजों ने इस देश के कृषकों की हालत खराब करी। पहली बार दोस्तों अकाल जैसी स्थिति पड़ी, पहली बार दोस्तों किसानों की हालत खराब हुई, कृषि की हालत खराब हुई, और दोस्तों केवल इतना ही नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ में भी पहली बार गिरावट आई और भयंकर गिरावट आई। और इन सबको देखते हुए अंग्रेज सरकार ने दोस्तों वहां से फिर भेजा क्या, यहाँ दोस्तों अब आएगा वॉरेन हॉस्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को दुरुस्त करने के लिए, और जो क्लाइव था दोस्तों से वापस बुलाया जाएगा और हॉस्टिंग को बाद में भेजा जाएगा। और दोस्तों ये हॉस्टिंग कराएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इतनी बात हमने कल करी थी और मैंने आपको एक बात रिवाइज करा दिया है। तो दोस्तों 1773 का क्या आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट आएगा दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 दोस्तों। ये आया कब, ये आया था 1773 में। क्यों आया था दोस्तों? तो रेगुलेट करने आया था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसने इतनी गंद मचाई थी इसको। अब आप मुझे बताएं कि आपने पूरा रिवाइज कर लिया, इतनी बातें पढ़ी थी हम लोगों ने लास्ट क्लास में दोस्तों, और आप देख चुके होंगे यूट्यूब पर आप सोचते हैं यूट्यूब पर सेम, तो यूट्यूब पर बहुत ट्रैक चेंज हो चुका है दोस्तों, यूट्यूब पर ट्रैक बहुत अलग हो जाएगा, आप लोगों का डिटेल से चलता रहेगा, वहां से टॉपिक चलेंगे, तो परेशान नहीं होने का यूट्यूब पर। और आप यूट्यूब पर जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल एप्लीकेशन पे पढ़ें, क्योंकि एप्लीकेशन पर वो क्रम आपके साथ चलता रहेगा। तो मैं आपको बताने वाला था कि अब आप लोग जो भी नहीं आते ना मत आए, टाइम वेस्ट मत करें अपना, आप क्या करें एप्लीकेशन पे जुड़े रहें, यहाँ पर अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर वो क्रम भी रहेगा, यहाँ पर हर सीक्वेंस के बाद क्या आना है वो आएगा, वहां पर वैसा सीक्वेंस नहीं रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि एप्लीकेशन दोस्तों एप्लीकेशन है और यूट्यूब है, तो ऐसे में आप परेशान ना हो, यहाँ ही अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं, ठीक है। बस यही कहूंगा आप लोगों से, ऐप पे ध्यान दें, 2-3 घंटे से एक सब्जेक्ट पर काम करना आप लोगों ने। और इस पॉलिटिका में आपको 10 बार रिवीजन करा दूंगा, कितना 10 बार, आप एग्जाम से पहले मैं इस पॉलिटिका 10 बार रिवीजन करा दूंगा। तो अगर आप मेरी बात को सही सुन रहे होंगे तब भी आप बहुत कंफर्टेबल जोन में होंगे, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब आप केवल एप्लीकेशन पे ध्यान दें, क्योंकि आप देखेंगे ट्रैक चेंज हो चुका है, वहां मान लो कि तुम्हारी तो अभी 10 क्लास स्किप हो चुकी है, वहां पर यहाँ 10 क्लास चलेंगी वो स्किप हो चुकी है, उसकी 10 क्लास के बाद है, फिर वो 20 क्लास के बाद ऐसे चलेगा वो, यहाँ पर हर क्लास रूटीन में और क्रम में चलेगी। तो ये अंतर है, इस अंतर को आप समझ लें बहुत अच्छे से। तो ये दोस्तों आपने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर रेगुलेट करने की दोस्तों एक्ट आया था, जो एक्ट आया था किसको, जो एक्ट आया दोस्तों रेगुलेट करने के लिए, ठीक है ये चीज। अब दोस्तों हम समझते हैं आगे की बात। तो दोस्तों अब हम लोग अपने टॉपिक को दो भागों में बांट लेते हैं दोस्तों। अब जो है दोस्तों हम क्या करते हैं, अब टॉपिक को दो भागों में बांट लेते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? अब हम पढ़ेंगे दो भागों में टॉपिक को। एक पढ़ेंगे कंपनी का शासन, किसका, कंपनी का शासन, रूल ऑफ कंपनी दोस्तों, रूल ऑफ कंपनी, रूल ऑफ कंपनी। और दोस्तों इसके बाद आप पढ़ेंगे ताज का शासन, किसका शासन दोस्तों, ताज का शासन या फिर रूल ऑफ द क्राउन, रूल ऑफ द क्राउन, क्योंकि एक दिन दोस्तों कंपनी शासन को खत्म कर ताज सीधे जो है ये भारत में आ जाएगा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दोस्तों वो सीधे तौर पर भारत में आ जाएगी। तो अगर मैं आप लोगों को इंडेक्स दूं, अगर आपको आगे की कक्षा का इंडेक्स मिल जाए दोस्तों क्या ही बात। तो आज आप लोग क्या दोस्तों, आज आप लोग दोस्तों पहले इंडेक्स लिख लीजिए ताकि हमको रहे कि हमको आगे बढ़ना कैसे है। तो दोस्तों अभी हमको पढ़ना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर दोस्तों पढ़ेंगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर दोस्तों पढ़ेंगे 1784 का पीस इंडिया एक्ट, फिर दोस्तों पढ़ेंगे 1786 का एक्ट, फिर दोस्तों पढ़ेंगे 1813 का चार्टर, फिर दोस्तों पढ़ेंगे 1833 का चार्टर, फिर दोस्तों आप पढ़ेंगे 1853 का चार्टर, और दोस्तों फिर होगी 1857 की क्रांति। क्या होगा दोस्तों, रिवॉल्ट ऑफ 1857 होगा दोस्तों। और इसके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके सीधे आएगा कौन दोस्तों, सीधे आएगा क्राउन शासन 1858 से दोस्तों, फिर सीधा ताज शासन या फिर ब्रिटिश सरकार का शासन हो जाएगा भारत में। 1858 पढ़ेंगे इसमें आप लोग, इसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे 1861 का अधिनियम, फिर दोस्तों पढ़ेंगे 1873 का अधिनियम, फिर दोस्तों 1876 का एक्ट, फिर दोस्तों 1892 का एक्ट, फिर दोस्तों आप पढ़ेंगे 1900 आगे बढ़ते हैं 1909 का अधिनियम दोस्तों, फिर आप पढ़ेंगे 1919 का अधिनियम, फिर दोस्तों आप पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम, और दोस्तों उसके बाद होंगे आजाद 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो अब आपका क्रम जो है, इंडेक्स जो है, ये इस प्रकार का कुछ होने वाला है, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। दिस इज योर इंडेक्स। आपको 1% तनाव नहीं आएगा, क्योंकि इतने एक्ट रखने पड़ेंगे, रटना नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और एक बात समझ लोगे तो जिंदगी में कभी इन एक्ट में कोई बात भूलोगे नहीं, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, टॉपिक क्या है, ये टॉपिक है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास या फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान आपको आगे पढ़ना है ना, उस संविधान का विकास कैसे हुआ है आप ये पढ़ने वाले हैं। तो जो संविधान लिखा हुआ है, जो हम पढ़ने वाले हैं, उसमें सारी बातें और कहीं बहुत अधिक बात दोस्तों आपको यहाँ से देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो रटना नहीं है, तो इसको इस इंडेक्स को आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, फटाफट बना लीजिए ताकि आपको ये रहे कि इस क्रम में आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, दोस्तों हो गया कि नहीं हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप बढ़ेंगे आगे। अभी हम क्या पढ़ने वाले 1773 और 1773 तक कैसे पहुंचे पता है ना आप लोगों को। 1773 तक कैसे पहुंचे दोस्तों, 1773 तक कैसे पहुंचे पता है आप लोगों को दोस्तों। 1773 तक कैसे आए हैं, तो ये पूरी कहानी सुनिए आप लोगों ने। अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार से बंगाल को कैप्चर किया गया, किस प्रकार से उन्होंने बंगाल पर द्वैत लागू किया गया दोस्तों ने, और इसी क्रम में आप आगे बढ़ रहे थे। तो इसी क्रम में आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो आया था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। तो कोई बात ऐसी नहीं कि ये अचानक से कैसे आ गया, कोई बात अचानक से नहीं आई इस क्लास में, क्योंकि अचानक से आने वाली बात को आप रट लेते हैं दोस्तों, और रटना है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं दोस्तों। लक्ष्मीकांत किताब आप कहते हैं कि पॉलिटिकल किताब है, वो यहाँ से शुरू करती है सब्जेक्ट को, इंडियन पॉलिटिक्स को यहाँ से, और आपने यहाँ से पढ़नी शुरू नहीं करी है। आपको आज कितने हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते। वो इसलिए था कि आपको रटना ना पड़े कोई एक्ट, वो इसलिए था दोस्तों। तो लिखिए आप दोस्तों, तो इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे अभी रूल ऑफ कंपनी, एक हम पढ़ेंगे दोस्तों रूल ऑफ क्राउन, और यहाँ से जो ताज शासन है दोस्तों, ये हमें आजाद करेगा 1797 में। और दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आएगा, वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा 1947 का, जिसमें हम लोग आजादी बनाएंगे भारत में अपनी। तो लिखिए आप लोग, तो भैया मैं आगे बढ़ूं।
तो दोस्तों आप समझिए मेरी बात को। अब हम बात करते हैं कि वो जो शासन इलाहाबाद संधि से लगाया गया था उसे खत्म किया गया 1772 में हॉस्टिंग्स सभा, और वो लेकर आए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। अब कमेंट सेक्शन को बंद कर दें आप लोग। मेरा मानना ये होता है कि कमेंट को बंद कर दें, अच्छे से पढ़ें। इस सेक्शन से 2 से 3 सवाल आ सकते हैं और आते भी हैं। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यहाँ से आते ही हैं। बताऊंगा किस प्रकार से, पहले समझें, पहले टॉपिक सुनिए, सवाल करेंगे इस पर। तो दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। दोस्तों कौन सा आता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट डाल दीजिए हेडिंग, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कंपनी को रेगुलेट करना। इस एक्ट से दोस्तों आप मेरी बात को सुनिएगा, 1773 के दोस्तों इस रेगुलेटिंग एक्ट से 2 बातें की जानी थी। इसके माध्यम से 2 बातें की जानी थी। पहली बात तो दोस्तों ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी पर दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकारी नियंत्रण दोस्तों बढ़ाया जाएगा सरकारी नियंत्रण। और दूसरा दोस्तों भारत के शासन का केंद्रीकरण किया जाएगा। भारतीय शासन का क्या किया जाएगा दोस्तों? भारतीय शासन का केंद्रीकरण किया जाएगा, मतलब सारी पावर जो है वो सेंटर में निहित कर दी जाएंगी और प्रांतों की शक्तियों को छीन लिया जाएगा। तो ये 2 बातें होने वाली है इस अधिनियम से, जो मोटे मोटे रूप में आपको इंडेक्स का काम करने वाली है आपके लिए, इंडेक्स का काम। क्योंकि अब जितने काम होने वाले हैं से 2 बातें की जानी थी। इसके माध्यम से 2 बातें की जानी थी। पहली बात तो दोस्तों ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी पर दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकारी नियंत्रण दोस्तों बढ़ाया जाएगा सरकारी नियंत्रण। और दूसरा दोस्तों भारत के शासन का केंद्रीकरण किया जाएगा। भारतीय शासन का क्या किया जाएगा दोस्तों? भारतीय शासन का केंद्रीकरण किया जाएगा, मतलब सारी पावर जो है वो सेंटर में निहित कर दी जाएंगी और प्रांतों की शक्तियों को छीन लिया जाएगा। तो ये 2 बातें होने वाली है इस अधिनियम से, जो मोटे मोटे रूप में आपको इंडेक्स का काम करने वाली है आपके लिए, इंडेक्स का काम। क्योंकि अब जितने काम होने वाले हैं एक्ट के माध्यम से, वो काम कर रहे हैं आपके माध्यम से, वो सब कुछ और नहीं, वो इनकी ही पूर्ति कर रहे होंगे। पहला काम क्या कहा आपने कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया जाएगा, और दूसरा दोस्तों भारत के शासन का केंद्रीकरण किया जाएगा। अब ये दोनों पूरे कब हो जाएंगे? अगर इसकी बात करें तो सरकारी नियंत्रण पूरी तरीके से कब हो जाएगा? आप मुझे बताना चाहेगा? मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे छात्र बहुत अच्छा पढ़ने वाले दोस्तों, और वे बहुत सीरियस होकर सुनते हैं। तो अगर आपने सुना मेरे मुंह से कि सर रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 2 बड़े काम होने हैं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया जाएगा और दूसरा भारत के शासन का केंद्रीकरण किया जाएगा, तो क्या थोड़ा बहुत हिंट मिला आप लोगों को? ये पूरा कब होगा दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकारी नियंत्रण पूरा कब हो जाएगा? बताओ भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण कब हो जाएगा? अनन्य बच्चे सब मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, कॉपी मिल जाएगी, पहले पढ़ लो भाई, पढ़ लीजिए एक बार। अनुज तिवारी बच्चे बहुत बढ़िया, बिल्कुल बच्चे बहुत बढ़िया, नंदन बच्चे वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, चल जाओ। राहुल बच्चे, जितेंद्र बच्चे वेरी गुड, नंदन बच्चे, रोहन बच्चे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, ममता बच्चे वेरी गुड। ये भी है कुछ छात्र जो पढ़ रहे हैं। बाकी नोट्स कैसे, पीडीएफ कैसे जो बोल रहा हूं उसे कर लीजिए आप लोग। नोट्स भी हो जाएंगे, पीडीएफ भी आ जाएंगे, किताब भी दे देंगे, लेकिन वो सब मार्केट में अवेलेबल है, तो या तो वही ले लो आप लोग, व्हाई वेस्टिंग योर होल टाइम एंड एनर्जी इन द क्लास। एग्जैक्टली दोस्तों, ये इंडेक्स है दोस्तों। ये दोस्तों क्या है? ये क्या है? ये इंडेक्स है। अब आपने कहा कि सर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 2 काम हो रहे हैं। पहला काम क्या है सर? ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकारी नियंत्रण जो पूरा कब होगा? आपने भी बात करी थी कि सर 1858 में पूरी तरीके से सरकारी आ जाएगी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाएगा। तो ये आपको पहुंचना है, एक तो आपको यहां पहुंचना है। दूसरा आप कह रहे हैं कि भारत के शासन का केंद्रीकरण हो जाएगा, ये आपको नहीं पता, ये मैं बता देता हूं दोस्तों। भारत के शासन का केंद्रीकरण होगा 1833 के चार्टर से। कौन से चार्टर से? 1833 के चार्टर से दोस्तों भारत के शासन का क्या होगा दोस्तों? भारत के शासन का केंद्रीकरण होगा, यानी कि सेंट्रलाइजेशन होगा। तो अब इन्हीं 2 की तरफ हमको आगे बढ़ना है, इतना हमको पता है दोस्तों कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाएगा, सरकारी सरकार आ जाएगी, और दूसरा सर भारत के शासन का क्या होगा? केंद्रीकरण होगा, यानी सेंट्रलाइजेशन होगा दोस्तों 1833 में। ये तो काम करने हैं, ठीक है। अभी तक दोस्तों क्या हुआ करता था? अभी तक की अगर हम बात करें पृष्ठभूमि की, भारत प्रशासन किस प्रकार से हुआ करता था, तो दोस्तों अभी तक 3 मुख्य प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। एक बंगाल थी दोस्तों, एक मद्रास थी, और दोस्तों एक थी बम्बई। तो बंगाल प्रेसिडेंसी दोस्तों हुआ करती थी, एक हुआ करती थी बम्बई प्रेसिडेंसी दोस्तों, और एक हुआ करती थी मद्रास प्रेसिडेंसी। तो 3 दोस्तों प्रेसिडेंसी हुआ करती थी भारत में, जो बहुत बड़ी थी। एक बंगाल, एक बम्बई और एक मद्रास दोस्तों, जिसका अंग्रेजों का नियंत्रण था। यहाँ दोस्तों गवर्नर हुआ करता था, यहाँ पर भी गवर्नर हुआ करता था, और दोस्तों यहाँ पर भी गवर्नर हुआ करता था। ये तीनों जो गवर्नर हैं ये अपने अपने प्रांतों के लिए या अपनी अपनी प्रेसिडेंसीज के लिए कानून बनाया करते थे। मतलब दोस्तों बंगाल, बम्बई और मद्रास, ये 3 बड़ी प्रेसिडेंसी थी भारत में। अभी तक की बात करें 73 से पहले तक की बात, या 73 तक की बात कर रहे हैं हम लोग कि तब तक कैसे रहेगा भारत में। तो 3 बड़ी प्रेसिडेंसी है, एक बंगाल है, एक मद्रास है, एक बम्बई है। इन तीनों में क्या है? इन तीनों में अंग्रेजों का एक गवर्नर भी है, और वो गवर्नर जो है वो इन प्रांतों को चलाया करता है, वो यहाँ के लिए कानून बनाया करता है और इनका प्रशासन किया करता है। ये अभी तक चल रहा था टिल 1773। लेकिन अब चूंकि रेगुलेटिंग एक्ट आ गया है तो कुछ चेंज करेगा दोस्तों चीजों को। और क्या चेंज करेगा? तो ये 2 चेंज होंगे। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा, दूसरा भारत के शासन क्या होगा? केंद्रीकरण होगा दोस्तों। तो अभी तक ये था, अब बढ़ेंगे इस तरफ। तो कैसे बढ़ेंगे इस तरफ दोस्तों? तो ऐसे बढ़ेंगे इस तरफ। नंबर 1, या अपनी अपनी प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाया करते थे। मतलब दोस्तों बंगाल, बम्बई और मद्रास, ये 3 बड़ी प्रेसिडेंसी थी भारत में। अभी तक की बात कर रहे हैं 73 से पहले तक की बात, या 73 तक की बात कर रहे हैं हम लोग कि तब तक कैसे रहेगी भारत में। तो 3 बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसी है, एक बंगाल है, एक मद्रास है, एक बम्बई है। इन तीनों में क्या है? इन तीनों में अंग्रेजों का एक गवर्नर भी है, और वो गवर्नर जो है वो इन प्रांतों को चलाया करता है, वो यहाँ के लिए कानून बनाया करता है और इनका प्रशासन किया करता है। ये अभी तक चल रहा था टिल 1773। लेकिन अब चूंकि रेगुलेटिंग एक्ट आ गया है तो कुछ चेंज करेगा दोस्तों चीजों को। और क्या चेंज करेगा? तो ये 2 चेंज होंगे। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा, दूसरा भारत के शासन क्या होगा? केंद्रीकरण होगा दोस्तों। तो अभी तक ये था, अब बढ़ेंगे इस तरफ। तो कैसे बढ़ेंगे इस तरफ दोस्तों? तो ऐसे बढ़ेंगे इस तरफ। नंबर 1, बंगाल के इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से दोस्तों बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो दोस्तों बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल के क्या कर दिया गया दोस्तों? गवर्नर जनरल कर दिया गया। जी मतलब गवर्नर, जी मतलब गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए बनाई गई एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि एक कार्यकारी परिषद दोस्तों। हिंदी में से कहते हैं कार्यकारी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोस्तों, कार्यकारी परिषद या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर पोस्ट का नाम बदल दिया गया। पहले उसका पोस्ट नाम क्या था? उसे गवर्नर कहा जाता था, लेकिन दोस्तों अब क्या कहा जाएगा? गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और दोस्तों इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? इसमें 4 सदस्य थे दोस्तों। और इस गवर्नर जनरल को इस कार्यकारी परिषद की सहायता पर ही कार्य करना था, सलाह पर ही कार्य करना था। इस प्रकार का स्ट्रक्चर शुरू किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर आज खत्म हो जाएगा, ये 1970 तक चलने वाला है। ये स्ट्रक्चर 1947 तक चलेगा आपके साथ। तो परेशान नहीं होना कि सर अभी कैसे ध्यान में आएगा, सब ध्यान में आएगा आपके। मैं कह रहा हूं ना आप लोगों को
तो क्या कहा दोस्तों कि सर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया और उस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया और उसके बहुमत पर उसकी सलाह पर ही गवर्नर जनरल को काम करना था। और दोस्तों मैं सब लिखाऊंगा, परेशान नहीं होना, पहले समझ लो एक पॉइंट लिखाऊंगा जो समझा रहा हूं, पहले समझने का ध्यान दें कि मैं कहना क्या चाहता हूं, फिर लिखूंगा आपको। लिखना ही अभी आप लोगों को बहुत लिखने का वो है ना, आपको लिखूंगा, आप बैठा के बहुत लिखूंगा, परेशान नहीं होना, बहुत नोट्स बनेंगे आपके, लेकिन पहले सुन लो ताकि जब पेन चले तो अच्छा लगे कि नहीं मेरे को समझा हुआ है। खाली दिमाग रख के और पेन चलाना मूर्ख का काम है। इस दिमाग में कुछ है तो पेन चलाएंगे तो मजा आएगा कि मैंने पढ़ा हुआ है, मजा लिखने मुझको, तो पहले समझो फिर लिखो, ये तरीका है पढ़ने का। तो दोस्तों मैंने क्या कहा आप लोगों से, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया और इसकी सहायता के दोस्तों बनाई गई एक कार्यकारी परिषद या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसी लिखेंगे आप हर क्लास में इसको। और दोस्तों बंबई और मद्रास को अब ध्यान सुनना, ये जो किया गया और दोस्तों बंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया। बंबई और मद्रास को दोस्तों क्या किया गया, बंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया। मतलब ज्यादा पावर्स दी जाने लगी किसको, बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को, और बंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया। क्या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि भारत के शासन का केंद्रीकरण होना शुरू हो गया है? क्योंकि सारी शक्तियां किसी एक में जाती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही आप लोगों को? सारी शक्तियां किसी एक में जाती हुई दिख रही है, दिख रही है दोस्तों। केंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि सारी शक्तियों को छीनकर किसी एक में डाल दिया जाए। अभी तक आप क्या कह रहे थे 73 तक कि सर सारे गवर्नर हुआ करते थे, सबके पास पावर थी अपने क्षेत्र की कानून बनाने की, लेकिन 73 में क्या हुआ दोस्तों, 73 में बंबई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया जा रहा है और दोस्तों बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो केंद्रीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, पूरा कब हो जाएगा ये 1833 में, तो देखते क्या होने वाला है आगे तक। और दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था आप लोग, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो ये साहब थे जिसकी बात कर रहे थे, वारन हॉस्टिंग। कौन थे दोस्तों, वारन हॉस्टिंग साहब थे दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। अब बोर्ड पर जितनी बातें जैसे लिखी हुई है उसको पहले बना लीजिए, इसी क्रम में बनाइए जैसे बनी हुई है, अपनी ओर से उसमें कोई एडिट मत कीजिएगा और फिर मुझे लिखाता हूं उसे लिखना शुरू कीजिए, जो नोट्स आपको चाहिए थे आपको मिलेंगे। पहले बना लीजिए चीजों को ताकि आप ध्यान रखिए आपने क्या किया है। ये चीज मैं बताता हूं ना, कारण क्या पता है, जब रिवाइज करोगे तो रिवाइज करते पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे आप लोग, आप केवल इसको देखेंगे। ये सिनॉप्सिस होते हैं, इसे बोलते हैं शॉर्ट नोट्स या सिनॉप्सिस, जो एग्जाम टाइम में सबसे अधिक रिकॉर्ड करने के काम आते हैं। और जब मैं आपको 10 बार रिवीजन करवाऊंगा तो आपके दिमाग में सब छप चुका होगा, ये सब डायग्राम जो बनाते हैं आप लोग। बाकी लिखाऊंगा तो सही, मैं आपको लिखाऊंगा तो फिर से मैं आपको समझा दूं दोस्तों, इसके माध्यम से दो चीजें होने वाली हैं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकार नियंत्रण बढ़ाया जाएगा और दूसरा भारत के शासन का केंद्रीकरण किया जाएगा। दोनों का पहुंचने वाले हैं, आपको पता है अभी तक क्या था, तीनों प्रांत थे, तीनों के गवर्नर थे और वे कानून बनाया करते थे, सभी सबके समान थे लगभग। लेकिन इस 73 के क्या किया जाएगा, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल किया जाएगा गवर्नर जनरल और उसकी सहायता की बनाई जाएगी एक कार्यकारी परिषद 4 सदस्यों से मिलकर, और बंबई और मद्रास को इसके नियंत्रण में दिया जाएगा। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था वारन हॉस्टिंग्स। यही बात है आपके बोर्ड पर लिखी हुई है, बना लिया बोलिए, बोर्ड पर जो बातें बना लिया तो लिख लीजिए दोस्तों। तो लिखो दोस्तों, लिखिए नंबर 1 पॉइंट, पहले डालिए हेडिंग डालेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए नंबर 1 पॉइंट, ये तो बना लिया आप लोगों ने। अब लिखिए इसके माध्यम से, इसके मतलब 73 के अध्ययन के माध्यम से, इसके माध्यम से अब लिखिए नोट्स पीडीएफ सब अब लिखो आराम से बैठ के। और जो अब इसे कमेंट मुझे दिख गया ना कि सर नोट्स कहां है कैसे हैं, तो लिखिए दोस्तों इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर, इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाया जाएगा। इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाया जाएगा। इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ईस्ट इंडिया लिखना है ईआईसी, थोड़ा सा स्मार्ट बनने का प्रयास करना, ईआईसी, ठीक है, ईआईसी लिखना एक बार लिखो, ईआईसी इक्वल्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी हर बार जब आप लिखेंगे तो उसको ईआईसी लिखें। इसमें यहाँ का ईसी है तो बाद उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद लिख के लिखें, सिर्फ ईसी, गवर्नर को जीजी, थोड़ा सा स्मार्ट होना जरूरी है। एक बार लीजिए कि मैं जीजी का यूज क्यों कर रहा हूं, ईसी का यूज क्यों कर रहा हूं, ईआईसी को क्या कह रहा हूं, एक बार लिख चाहे तो ये नहीं होना चाहिए एक बार में लिखा पता चलेगा सर ये जीजी क्या था, एक बार लीजिए। लेकिन आगे फिर आपको पता होगा कि मैं जीजी के लिए क्या यूज करता हूं या मैं गवर्नर के लिए क्या यूज करता हूं और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए क्या यूज करता हूं, ठीक है। तो इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया जाएगा। सेकंड पॉइंट डालिए, सेकंड पॉइंट डालिए, सेकंड पॉइंट डालिए, इसके माध्यम से भारत के शासन का केंद्रीकरण किया जाएगा। इसके माध्यम से भारत के शासन का केंद्रीकरण किया जाएगा। बाय दिस एक्ट सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियन गवर्नेंस सिस्टम विल बी डन, ठीक है। सो देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 1773 एक्ट, फर्स्ट इज टू सेंट्रलाइज द गवर्नमेंट एंड सेकंड इज टू मैक्सिमाइज द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो दीज आर द टू मेजर ऑब्जेक्टिव्स, राइट। थर्ड पॉइंट डालिए, थर्ड पॉइंट डालिए, इसमें अगला पॉइंट डालिए, थर्ड पॉइंट लिखिए और सब कुछ लिखा बोर्ड पर, मैं सिर्फ आपको डिक्टेट कर रहा हूं। थोड़ा सा सक्षम बन जाओगे तो बोर्ड पर लिखी हुई बातों को देखकर खुद भी सकते हो, लेकिन पूरे 1 घंटा सर पीडीएफ करोगे तो सब कुछ भी नहीं सीखोगे। और वन लाइनर के लिए मेरे पास बताइए, मैं तो खुद ही कहता हूं आपको, डोंट कम फॉर वन लाइनर, वो रटने वाला तो रटने वाले काम की बताइए, समझिए अच्छे से, रटने से 1 लाख गुना अच्छा काम करेंगे जीवन में समझने पर। थर्ड पॉइंट दोस्तों, थर्ड पॉइंट निकालेंगे इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर, इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। एंड टू हेल्प गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, ठीक है। और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया।
जिसकी सलाह पर ही गवर्नर जनरल को कार्य करना होता था। जिसकी सलाह पर ही गवर्नर जनरल को कार्य करना होता था। जिसकी सलाह पर ही गवर्नर जनरल को कार्य करना होता था। मतलब दोस्तों इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सलाह पर काम करना है इसको, जी को, ठीक है, ये बात। तो क्या लिखा आप लोगों ने? इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को का पद बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसकी सलाह पर ही सहायता पर ही गवर्नर को काम करना था। आगे लिखिए, पूर्ण विराम डालिए, फुल स्टॉप, और आगे लिखिए, लाइन को बढ़ाइए आगे, और उसमें लिखिए बंबई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के अधीन करने का प्रयास किया गया। बंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन करने का प्रयास किया गया। तो केंद्रीकरण का यहाँ पर आप लोग जैसी जो फ्रेमवर्क तैयार किया है उसका एग्जांपल आपको दिखना हो चुका है। ये किसका एग्जांपल है? ये केंद्रीकरण का एग्जांपल है। ये सेंटेंस का एग्जांपल है कि बंबई और मद्रास के गवर्नर है उसको बंगाल के अधीन करना शुरू कर दिया गया है। तो बंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, पॉइंट अगला डालिए, इसमें लिखना आप लोग अगला पॉइंट बनाइए। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग्स था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग्स था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग्स था। दोस्तों वॉरेन हॉस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कई बार पूछता सवाल आपसे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा वॉरेन हॉस्टिंग्स। दोस्तों वॉरेन हॉस्टिंग्स डाल दीजिए अंडरलाइन में, वॉरेन हॉस्टिंग्स डालिए अंडरलाइन में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बंगाल का पहला गवर्नर क्या लिखा आप लोगों ने? हॉस्टिंग था। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, जो भी पॉइंट संख्या है लिख लीजिए अपने हिसाब से, 3 4 5 जो भी रहेगी। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 1773 के अधिनियम के आधार पर 1774 के अधिनियम के आधार पर 1774 को की ना अंडरलाइन, 1773 के अधिनियम के आधार पर 1774 में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम मतलब कलकत्ता, जो कलकत्ता से फोर्ट विलियम कहते थे उस समय। याद है फोर्ट विलियम बनाया था जॉर्ज चॉर्नोक ने, जिसको अजीम शाह ने 3 क्षेत्र दिए थे बंगाल के, सुल्तानती, गोविंदपुर और कोलकाता, और उन तीनों को मिलाकर क्या बनाया था? फोर्ट विलियम। तो ये वही फोर्ट विलियम है, इसको आप कलकत्ता जानते हैं आज। तो लिख लीजिए 1773 के अधिनियम के आधार पर 1774 में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 के अधिनियम के आधार पर 1774 में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यहां दोस्तों दो बातें हैं, ये दो बातें अलग अलग तरीके से पूछता पेपर। एक तो किस अधिनियम के आधार पर फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया, तो 73 के आधार पर, और कब बनाया गया, तो 74 में। दोस्तों यहां दो सवाल बनेंगे। 1773 के अधिनियम के आधार पर 1774 में स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। एक्ट कौन सा है? 73 वाला है, बना कब है? 74 में। तो क्या लिखा है इसमें आपको? 1773 के एक्ट के आधार पर 1774 में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आगे लिखिए इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और दोस्तों मुख्य न्यायाधीश का नाम था, ब्रैकेट में डाल दीजिए, मुख्य न्यायाधीश का नाम था, मान लेते हैं पूछ ले, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। क्या थे दोस्तों? एलिजा इम्पे। दोस्तों एलिजा इम्पे जो है ये थे मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ में 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, ये नाम लिख लीजिए ब्रैकेट में, एलिजा इम्पे, ये थे मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, इसके माध्यम से मतलब इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेज कर्मचारियों, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों को, इस एक्ट के माध्यम से या इस कानून के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों को भारतीयों से उपहार लेने, इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों को भारतीयों से उपहार लेने और निजी व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया। भारतीयों से उपहार लेने और निजी व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया। ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं आप लोग, इस अधिनियम ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जो निजी व्यापार में लिप्त थे ना भाई, कंपनी लॉस में चली गई क्योंकि निजी व्यापार कर रहे थे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या किया गया? उनके निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई, और भारतीयों से उपहार लेने पर भी रोक लगा दी गई। तो क्या लिखा लास्ट पॉइंट? इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों पर भारतीयों से उपहार लेने और निजी व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया। तो दोस्तों दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ 1770 रेगुलेटिंग एक्ट्स। ये क्या दोस्तों? ये है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य बिंदु। क्या शुरू हो रहा है? भूल मत जाइएगा, क्योंकि भूलना है भी नहीं, हर बार मैं यही कराऊंगा, क्योंकि हर बार यही शुरू करना है आपको। दो चीजें होगी दोस्तों, इससे पहला ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया जाएगा, और दूसरा भारत के शासन का केंद्रीकरण किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आपने देख ली है इस एक्ट में। कैसे? ऐसे कि बंगाल के गवर्नर का पद बदल कर क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया, और उसकी सहायता बनाई गई एक कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें 4 सदस्य थे, और बंबई और मद्रास के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया। ये क्या है? ये कुछ और नहीं, ये केंद्रीकरण का प्रोसेस है, जो पूरा जाके होने वाला है 1833 में। वो आप देखेंगे अगले एक्ट में, आने वाले एक्ट में। क्लियर है? दूसरा आपने क्या कहा कि सर इसके माध्यम से
वार्ड हाउसिंग बनाया गया बंगाल का बना वार्ड हाउसिंग दोस्तों। और 1773 के एक्ट के आधार पर 1774 में सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया कहां पर? फोर्ट विलियम बंगाल में। और आखिर में क्या कहा आपने कि इसके आधार पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके भारतीय से उपार लेने और निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी गई दोस्तों। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे किसके? 1773 के रेटिंग एक्ट के, जहां से शुरू हुआ है जीजी प्लस ईसी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों जीजी प्लस ईसी कुछ और नहीं, ये हमारी केंद्र सरकार बनेगी। ये क्या है? ये हमारी केंद्र सरकार है। ये अंतिम तक चलेगी और आज भी चल रही है, आज भी है ये, बस नाम अलग है। इसको तुम लोग मोटे मोटे रूप में मानना चाहो, मोटे मोटे रूप में एकदम नहीं, तो इसे तुम लोग प्रेसिडेंट मान के चल सकते हो कि ये काइंड ऑफ प्रेसिडेंट है आज। ये आज राष्ट्रपति के समान है। तो जीजी वाज लाइक प्रेसिडेंट। और जो ये ईसी है ना, ये कुछ और नहीं बाबू, ये केंद्र सरकार है। ये आज भी हमारे पास है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये आज भी हमारे पास है। आप कहते हैं मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सब क्या है? सब समझाऊंगा डिटेल्स आपको आगे। लेकिन लीजिए क्या दोस्तों, ये मंत्री परिषद है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। मंत्री परिषद दोस्तों ये आज भी राष्ट्रपति है और मंत्री परिषद भी है ना, ठीक वैसा ही कुछ ये है जीजी प्लस ईसी। तो अगर मानना चाहते हो मोटे मोटे रूप में तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि जीजी इज इक्वल टू काइंड ऑफ प्रेसिडेंट एंड ईसी इज इक्वल टू काइंड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री परिषद। आज के मंत्री है ना मोदी जी और जो साथ के मंत्री वगैरह हैं, उनकी तरह था क्या एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और जो वीसी है, जो जीजी है दोस्तों, वो राष्ट्रपति के समान है। क्या पढ़ रहे हो? भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। तो जो आज है उसके पीछे कारण क्या है वही पढ़ रहे हो ना, तो वही ऐसे पढ़ना है। सेकंड एक्ट दोस्तों, तो सुना आपको कि जीजी कैसे बराबर है? राष्ट्रपति के बराबर है। और ईसी जो है वो दोस्तों कैसी? मंत्री के बराबर। वो मंत्री परिषद मान लीजिए आज की। उसमें नेक्स्ट डालिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कौन सा दोस्तों? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट या दोस्तों इसी को कहते हैं संशोधनात्मक अधिनियम। संशोधनात्मक अधिनियम या कह सकते हैं दोस्तों इसको, या अमेंडिंग एक्ट भी कह सकते हैं दोस्तों। अमेंडिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट का नाम इसके। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहिए, एक्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट कहिए, या इसको आप संशोधनात्मक अधिनियम कहिए, एक ही बात है। ये दोस्तों 1781 में जो एक्ट लाया गया था, इसका उद्देश्य था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में अगर कोई खामियां हैं, कोई समस्या है तो उन्हें दूर किया जाए, उनका संशोधन किया जाए। इसीलिए दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया है? संशोधनात्मक अधिनियम है। संशोधन करने वाला एक्ट है ये। किसमें संशोधन करेगा? 1773 के एक्ट में कोई दिक्कत है उनको ये करेगा, संशोधित करेगा। तो इसका नाम रखा गया है अमेंडिंग एक्ट या फिर संशोधनात्मक अधिनियम। क्लियर? इसके क्या क्या प्रावधान थे तो दोस्तों लिख लीजिए, पहले समझ लीजिए, लिखना दोस्तों। समझा क्या कैसे करना है? पहले समझो फिर लिखो। खत्म काम, समझ लिया? लिख। ये अंतिम तक चलेगी और आज भी चल रही है, आज भी है ये, बस नाम अलग है। इसको तुम लोग मोटे मोटे रूप में मानना चाहो, मोटे मोटे रूप में एकदम नहीं, तो इसे तुम लोग प्रेसिडेंट मान के चल सकते हो कि ये काइंड ऑफ प्रेसिडेंट है आज। ये आज राष्ट्रपति के समान है। तो जीजी वाज लाइक प्रेसिडेंट। और जो ये ईसी है ना, ये कुछ और नहीं बाबू, ये केंद्र सरकार है। ये आज भी हमारे पास है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये आज भी हमारे पास है। आप कहते हैं मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सब क्या है? सब समझाऊंगा डिटेल्स आपको आगे। लेकिन लीजिए क्या दोस्तों, ये मंत्री परिषद है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। मंत्री परिषद दोस्तों ये आज भी राष्ट्रपति है और मंत्री परिषद भी है ना, ठीक वैसा ही कुछ ये है जीजी प्लस ईसी। तो अगर मानना चाहते हो मोटे मोटे रूप में तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि जीजी इज इक्वल टू काइंड ऑफ प्रेसिडेंट एंड ईसी इज इक्वल टू काइंड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री परिषद। आज के मंत्री है ना मोदी जी और जो साथ के मंत्री वगैरह हैं, उनकी तरह था क्या एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और जो वीसी है, जो जीजी है दोस्तों, वो राष्ट्रपति के समान है। क्या पढ़ रहे हो? भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। तो जो आज है उसके पीछे कारण क्या है वही पढ़ रहे हो ना, तो वही ऐसे पढ़ना है। सेकंड एक्ट दोस्तों, तो सुना आपको कि जीजी कैसे बराबर है? राष्ट्रपति के बराबर है। और ईसी जो है वो दोस्तों कैसी? मंत्री के बराबर। वो मंत्री परिषद मान लीजिए आज की। उसमें नेक्स्ट डालिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कौन सा दोस्तों? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट या दोस्तों इसी को कहते हैं संशोधनात्मक अधिनियम। संशोधनात्मक अधिनियम या कह सकते हैं दोस्तों इसको, या अमेंडिंग एक्ट भी कह सकते हैं दोस्तों। अमेंडिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट का नाम इसके। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहिए, एक्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट कहिए, या इसको आप संशोधनात्मक अधिनियम कहिए, एक ही बात है। ये दोस्तों 1781 में जो एक्ट लाया गया था, इसका उद्देश्य था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में अगर कोई खामियां हैं, कोई समस्या है तो उन्हें दूर किया जाए, उनका संशोधन किया जाए। इसीलिए दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया है? संशोधनात्मक अधिनियम है। संशोधन करने वाला एक्ट है ये। किसमें संशोधन करेगा? 1773 के एक्ट में कोई दिक्कत है उनको ये करेगा, संशोधित करेगा। तो इसका क्या नाम रखा गया है? अमेंडिंग एक्ट या फिर संशोधनात्मक अधिनियम। क्लियर? इसके क्या क्या प्रावधान थे तो दोस्तों लिख लीजिए, पहले समझ लीजिए, लिखना दोस्तों। समझा क्या कैसे करना है? पहले समझो फिर लिखो। खत्म काम, समझ लिया? लिख भी लिया दोस्तों। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? आपने कहा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को अमेंड करना, इसका उद्देश्य था अमेंड करना, मतलब जो उसमें समस्या, जो खामियां, ठीक करना, दुरुस्त करना। तो दोस्तों इसने क्या किया? इस एक्ट ने गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर दिया। मैंने क्या कहा दोस्तों? मैंने आपसे कहा कि इस एक्ट ने गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद जो बनी है 73 के एक्ट में, उसे सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर दिया। मतलब इनके मामले सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा, जिसकी स्थापना हुई है कहां पर? फोर्ट विलियम में। मतलब कहने का ये है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के मामले नहीं सुनता। मजे की बात तो ये है, आप जब हमारा संविधान पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 361, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 316 जब पढ़ेंगे, उसमें दिया गया है राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी गई उन्मुक्तियां, इम्यूनिटीज गिवन टू द प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ इंडिया। और वहां पर भी आप बात पढ़ेंगे कि 361 क ख ग 1 2 3 जो दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 361 ए, जो उसमें कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति कोई बनता है तो वो किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। उसके खिलाफ कोई भी न्यायालय गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं कर सकता। उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल मामला सुनवाई नहीं किया जाएगा जब तक वो राष्ट्रपति है। ये आज भी है, ये तो आज भी दोस्तों। तो जो राष्ट्रपति बन जाएगा उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल लॉसूट नहीं हो सकता, उसके खिलाफ कोई भी कोर्ट गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं कर सकता, वो किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ये बात तो आज भी है, आर्टिकल 361 में दी गई है। शुरुआत कहां से हो रही है? तो आप क्या पढ़ रहे हैं? संविधान का ऐतिहासिक विकास। तो शुरुआत तो यहां से हो रही है जी। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? गवर्नर जनरल और ये जीजी मतलब राष्ट्रपति के बराबर है। गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद को दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। तो लिखिए इस बात को, मतलब सुप्रीम कोर्ट इनके मामले नहीं सुनेगा। लिखिए इसके माध्यम से, इसके मतलब इस एक्ट के माध्यम से, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को, इसके माध्यम से गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को, इसके माध्यम से गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता मतलब उसके क्षेत्र से। ये उसके मामला नहीं सुनाएंगे, इनके मामलों को नहीं सुन सकता। इसके माध्यम से गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद के मामलों को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। दैट मींस दिस एक्ट एक्सक्लूड्स गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर कर दिया गया किसको? जीजी प्लस ईसी को। ठीक है साहब? सेकंड आइए
दोस्तों जो राजस्व अधिकारता है, सर्वोच्च न्यायालय से राजस्व अधिकारता को भी दोस्तों छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट से जो राजस्व अधिकारता है उसको भी हटा दिया गया। तो लिख लीजिए, मतलब राजस्व संबंधी मामले भी सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा, मतलब कहने का ये है रेवेन्यू संबंधी मामले जो है वो भी सुनेगा वो। तो लिखो सेकंड पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय को राजस्व अधिकारता से भी अलग कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय को राजस्व अधिकारता से भी अलग कर दिया गया। तो दो बातें दोस्तों हमने की 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट से। पहला दोस्तों हमने क्या कहा कि सर जीजी और ईसी को क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से बाहर कर दिया गया, उसके मामले नहीं सुनेंगे। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकार को भी छीन लिया गया कि ये रेवेन्यू संबंधी मामले भी नहीं देखेगी। मतलब पंगु टाइप का कोर्ट है, ऐसा क्या कोर्ट है सुन नहीं सकता। तो ठीक है, आगे दोस्तों अगला एक्ट कौन सा आने वाला दोस्तों? तो अगला एक्ट आने वाला है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो क्या आने वाला है? तो आएगा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 दोस्तों 1784। और इसके माध्यम से दोस्तों बहुत बड़ा काम होगा जो अपन कल देखेंगे, क्योंकि यार अब ऐसी छोटी क्लास में पता है अब एक एक्ट पूरा नहीं हो पा रहा, पता है एक एक्ट पूरा नहीं पूरा। देखिए कहते दोस्तों अभी मैंने आपसे जल्दी कहा था कि लगेगा आपको हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लोग, लेकिन हम लोग हिस्ट्री से अपनी पॉलिटी बाहर निकाल रहे हैं, तो तनाव नहीं लीजिएगा और एक्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ नहीं करना, जीजी प्लस ईसी बनाया ना, बंगाल के गवर्नर को बनाया गया है, बंगाल का गवर्नर जनरल, और उसके साथ बनाएगी एक कार्यकारी जिसको आप कह रहे हैं ईसी। तो जीजी प्लस ईसी बनाया दोस्तों, अब सारा खेल जीजी प्लस ईसी पर चलने वाला है। मैंने बताया आप लोगों की आज भी आपके सामने दोस्तों जीजी बराबर राष्ट्रपति मान लीजिए और ईसी मतलब हमारी सरकार जो है यजमानती पर मान लीजिए। ठीक है, फिर तो 74 का आता है पेश इंडिया, इसमें क्या प्रावधान हुए हैं ये हम कल चर्चा करेंगे।